हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सर्टिफाइड अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोफेशनल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास इसके पेपर 2 जिसका नाम है बैंकर्स हैंडबुक ऑन ऑडिटिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIPF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग ऑडिट एस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडवांसेस का मतलब समझते हैं कि एडवांसेस बेसिकली होते क्या। ठीक है, तो देखो हमारा जो बैंक है वो जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज या फिर जो लोन है वो प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, बिजनेसेस को, गवर्नमेंट्स को, वो हमारे कहलाते हैं एडवांसेस। और ये जो लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं वो बैंक की एक एसेट्स होती हैं। और इन एडवांसेस को बैंक को बैलेंस शीट के एसेट साइड्स के अंदर जो है वो शो करना जरूरी होता है। ठीक है, और ऑडिट एस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस के अंदर जो हमारा ऑडिटर होता है वो एडवांसेस को चेक करता है कि ये जो एडवांसेस दिए गए हैं वो प्रॉपर्ली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके दिए गए हैं कि नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है। और इसके बारे में ही हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानते हैं कि जब हम बैलेंस शीट के अंदर एडवांसेस हेड के अंदर लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज को शो करते हैं तो एडवांसेस हेड के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आ जाती है मनी लेंट बाय बैंक टू इस कस्टमर। जो हमारा बैंक है उसने जो भी पैसा कस्टमर को लोन की फॉर्म में प्रोवाइड किया है उसको हम इस हेड के अंदर शो करते हैं। साथ के साथ अगर यहाँ पर बैंक ने किसी भी तरह की गारंटी इशू की थी या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया था जिसकी वजह से उसको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ी है तो उसको भी इस हेड के अंदर उसे इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा जो डेबिट बैलेंस है डिपॉजिट अकाउंट्स के, यानी कि अगर हमारी जो बैंक है उसने अपने कस्टमर को कोई भी ओवरड्राफ्ट की यहाँ पर फैसिलिटी दी है, यानी कि अगर मान के चलो उसके बैंक अकाउंट में पैसा था 1 लाख रुपए पर हमने उसको विड्रॉ करने दिया 1,50,000 रुपए, तो ये 50,000 क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, ओवरड्राफ्ट होगा। तो ये भी एक तरीके से बैंक ने यहाँ पर क्या किया है, लोन जो है वो प्रोवाइड किया है। ठीक है, अगर हमारी जो बैंक है वो रिस्क शेयरिंग बेसिस पे काम कर रही है, यानी कि मान लो किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए दो या दो से ज्यादा बैंक आपस में मिलकर लोन प्रोवाइड कर रही है, तो उस केस में जो हमारी बैंक है उसका जो भी शेयर होगा उसे भी इस हेड के अंदर जो है वो शो किया जाएगा। जैसे एग्जांपल दूं तो अगर मान के चलो दो बैंक है ए और बी, उन्होंने मिलकर 50 करोड़ रुपए का लोन दिया एक पर्सन को, जिसमें से ए का जो पोर्शन है वो 30 करोड़ है, इसका जो पोर्शन है वो 20 करोड़ है। तो ए जो है वो अपनी बैलेंस शीट में 30 करोड़ शो करेगा और बी जो है वो 20 करोड़ यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर गवर्नमेंट से कोई भी अमाउंट जो है वो रिसीव होनी है, जैसे आपको पता ही होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स यहाँ पर चलाती रहती है, जिन स्कीम्स के अंदर बैंक अकाउंट जो बैंक्स होती हैं वो पैसा प्रोवाइड करते हैं किसे, हमारे बॉर्गर्स को। ठीक है, तो उस स्कीम्स के अंदर बैंकों को जो भी पैसा मिलना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो भी हम यहाँ पर लोन के फॉर्म में शो करते हैं, क्योंकि एक तरीके से उन स्कीम के अंदर जो बैंक है उसने गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है लोन प्रोवाइड कर दिया है। कौन कौन सी स्कीम है, जैसे एग्रीकल्चर डेट वेवर स्कीम हो गया, जिसके अंदर हम जो एग्रीकल्चर डेट है उसको माफ कर देते हैं, क्योंकि अब देखो बैंकों को तो पैसा चाहिए ना, तो वो कहाँ से लेते हैं, गवर्नमेंट से लेते हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम्स है एग्रीकल्चर एडवांस के अंदर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस शीट डिस्क्लोजर, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर हम एडवांसेस को डिस्क्लोज कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले देखो हमारी जो बैलेंस शीट है ना, उसके साथ उसका जो फॉर्मेट है वो डिस्क्राइब करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यानी कि हमारी जो बैंक है उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। और इस एक्ट का जो थर्ड शेड्यूल है वो कहता है कि जो बैंक्स है ना, उसको अपने टोटल एडवांसेस को थ्री एंगल से जो है वो डिवाइड करना है, यानी कि क्लासिफिकेशन करना है। वो थ्री एंगल्स क्या है? पहला है नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, यानी कि जो क्लासिफिकेशन होगी सबसे पहले जो एडवांसेस है उसके नेचर के हिसाब से होगी कि हमने किस तरह का एडवांस दिया। जैसे कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड के अंदर, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट लोन रिपेबल ऑन डिमांड और टर्म। ठीक है। उसके बाद है दूसरा, वो है सिक्योरिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। हम जैसे आपको पता होगा कि बैंक से आप लोन लेते हो तो आपको क्या देना पड़ता है? सिक्योरिटी देना पड़ता है। तो वो जो सिक्योरिटी आपको मिली है उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पर एडवांसेस को जो है डिवाइड करना जरूरी है। अब सिक्योरिटी के बेसिस पे आप अकाउंट्स को कैसे यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो? सबसे पहले देखो, जो एडवांसेस टेंजिबल एसेट से सिक्योर किए गए हैं उसको आपको अलग करना है। यानी कि सबसे पहला जो पोर्शन है वो क्या है? सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट। जैसे मान के चलो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का लोन दिया, किसको दिया? एक पर्सन को। ठीक है। और इस पर्सन ने जो गिरवी रखी वो अपना घर रख दिया। मान के चलो उसकी घर की कीमत भी यहाँ पर 100 करोड़ के इक्वल ही यहाँ पर है, या 120 करोड़ रुपए है। मार्जिन रख के बैंक ने इसके बदले में लोन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो ये क्या है? टेंजिबल एसेट है। क्या है? टेंजिबल एसेट है। तो इसको आपको अलग से यहाँ पर कैटेगराइज करना पड़ेगा। उसके बाद कवर्ड बाय बैंक एंड गवर्नमेंट गारंटीज। कई बार क्या होता है कि जो बॉर्रोवर है जब वो बैंक से लोन लेने के लिए जाता है तो हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर अदर बैंक यहाँ पर उस बॉर्रोवर की गारंटी प्रोवाइड करती है सामने वाले बैंक को, ताकि बैंक यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर सके। तो वो सारे एडवांसेस को हमें इस हेड के अंदर शो करना है। उसके बाद आते हैं अनसिक्योर्ड, जो कि जैसे पर्सनल लोन हो गए, तब बैंक यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी डिमांड नहीं करता है, तो उसको आपको कहाँ शो करना होगा? अनसिक्योर्ड के अंदर शो करना होगा। उसके बाद जो थर्ड बेसिस है ना वो है जियोग्राफिक बेसिस है। ठीक है। इसके अंदर आपको जो एडवांसेस है उसको दो पार्ट्स में पहले डिवाइड करना पड़ेगा। एक है एडवांसेस इन इंडिया और एक है एडवांसेस आउटसाइड इंडिया। फिर फर्दर इनको भी डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम एडवांसेस इन इंडिया की बात करें तो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो एडवांस दिया उसको प्रायोरिटी सेक्टर में शो करना है, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो एडवांस है उसको पब्लिक सेक्टर के अंदर, बैंक्स को जो लोन दिया उसको बैंक्स के अंदर, और बाकी जो बच गया उसको अदर्स में शो कर दो। उसके बाद अगर हम एडवांसेस आउटसाइड इंडिया बात करें तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो ड्यू फ्रॉम बैंक, यानी कि बैंक को आपने कितना लोन दिया हुआ है। उसके बाद ड्यू फ्रॉम अदर्स, आपने बैंक के अलावा जो कस्टमर है उनको कितना लोन दिया हुआ है। बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड सिंडिकेटेड लोन और अदर्स। ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग बैंकों को अपने अकाउंट्स को जो एडवांसेस हैं उनको क्लासिफाई करना होता है। ठीक है। अब इन क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये जो हमने पार्ट्स बनाए हैं इसके अंदर एक्चुअली में क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड की जाती हैं। तो पहला जो है वो सेक्शन ए है, जो कि यहाँ पर नेचर ऑफ एडवांसेस के बेस पर एडवांसेस को डिवाइड करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले देखो, जो पहला कंपोनेंट है इसका, पहला कंपोनेंट है ऑन आउटस्टैंडिंग लोन। जितने भी यहाँ पर लोन प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर है चाहे वो इंडिया से बाहर है, ठीक है, उसे हमें इस हेड के अंदर जो है वो शो करना है। ठीक है। और जो प्रोविजंस है उसको हमें लेस कर देना। अब क्वेश्चन उठता है कि इस लोन को हम किस नाम से यहाँ पर शो करेंगे? तो ऐसे जितने भी लोन होंगे उसको हम यहाँ पर बिल परचेज और डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट लोन या फिर टर्म लोन, इन कैटेगरीज में शो करेंगे। नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि लोन किस तरह का यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जितने भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस होंगे, यानी कि अब देखो बैंक क्रेडिट कार्ड भी तो ऑफर करता है, तो क्रेडिट कार्ड में बैंक एक तरह का लोन देता है। तो क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन से जो भी लोन एडवांसेस प्रोवाइड किया है बैंक ने, उसे यहाँ पर इस हेड के अंदर बैंक जो है वो शो करेगा। अब जो हेड है, यानी कि किसके अंदर उसे शो करेगा, तो उसका नाम क्या होगा? कैश ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड। क्लियर है? तो जितने भी आउटस्टैंडिंग लोन्स हो गए क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन से, उसे इन हेड के अंदर जो है वो शो किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर टर्म लोन। अगर हम टर्म लोन की बात करें तो उसे तो हम टर्म लोन में ही यहाँ पर शो कर देगा। टर्म लोन का मीनिंग आपको पता ही है, ऐसे लोन जो कि डिमांड पे पेबल नहीं होते, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए लोन जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे इंटरेस्ट बेयरिंग लोन्स हैं जो कि यहाँ पर बैंक ने अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किए हैं, इसे भी हमें एडवांसेस के अंदर जो है वो शो करना है। ठीक है। तो हमने डिटेल में डिस्कस किया कि नेचर के बेस पर हम यहाँ पर जो एडवांसेस है उसको कैसे यहाँ पर डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। तो पहले मैंने एक चीज आपको बताई कि जितने भी लोन्स है चाहे इंडिया में दिए गए हैं इंडिया से बाहर दिए गए हैं, उनमें से प्रोविजंस को डिडक्ट करके बाकी की जो अमाउंट है उसे हमें ये तीन मेन हेड के अंदर जो है वो शो करना है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस को हमें कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट एंड लोन रिपेबल ऑन डिमांड हेड के अंदर शो करना है। और जो एम्प्लॉयज को लोन दिए हैं उसे भी हमें एडवांसेस के अंदर इंक्लूड करना है।
अब बात करते हैं सेकंड बेसिस पे, जो है सिक्योरिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जितने भी एडवांसेस आपने प्रोवाइड किए हैं और उस सिक्योरिटी में एक टेंजिबल एसेट्स मिली है, चाहे आपने इंडिया में लोन दिया चाहे इंडिया से बाहर दिया है, उसको आपको सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट हेड के अंदर जो है शो करना है। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर एडवांसेस प्रोवाइड किए, चाहे इंडिया की बात करें चाहे आउटसाइड इंडिया की बात करें, और उसकी जो गारंटी है वो किसी इंडियन या फिर फॉरेन गवर्नमेंट ने दी है, या फिर इंडियन फॉरेन बैंक ने दी है, या फिर किसी गारंटिंग एजेंसी जैसे कि DICGS, CGTS या फिर ECGS उसने गारंटी दी है, तो उसे आपको जो है हमारा जो गारंटी वाला हेड था, यहाँ पे देखो एडवांसेस कवर्ड बाय बैंक और गवर्नमेंट गारंटी, इस हेड के अंदर जो है वो शो करना है। उसके बाद जितने भी अनसिक्योर्ड है तो उसे तो अनसिक्योर्ड वाले में शो जो है वो कर देना है। तो कोई भी अगर एडवांस है वो इन दो कैटेगरीज में नहीं आता, तो उससे हमें ये थर्ड वाली कैटेगरी में जो है वो सेव करके रख देना, शो कर देना मतलब। नेक्स्ट आप बात करते हैं ज्योग्राफी के बेसिस पे, ठीक है। तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन का तरीका है, इसमें हम लोकेशन वाइज इंडिया के अंदर एडवांस है या फिर आउटसाइड इंडिया है उसके बेस पर जो है डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आपने कोई भी एडवांस प्रोवाइड किया है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट को या फिर कोई फॉरेन गवर्नमेंट को, या फिर आपने किसी गवर्नमेंट कंपनी को लोन दिया है, तो वो जो लोन होता है ना वो पब्लिक सेक्टर लोन जो है वो कहलाता है। यानी कि आप जो भी लोन गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हो वो माना जाएगा कि आपने वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज को जो है वो लोन जो है वो प्रोवाइड किया है, इसीलिए आपको उसे पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है वो शो करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में हम अलग अलग करके लोन को शो करते हैं। तो आपने जो भी लोन गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड किया है या फिर गवर्नमेंट कंपनी को प्रोवाइड किया है, उसे आपको पब्लिक सेक्टर हेड के अंदर जो है वो शो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मान के चलो कोई भी एडवांस जो है वो बैंकिंग सेक्टर को प्रोवाइड किया है, उसमें हम कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो उसे आपको बैंक हेड के अंदर शो करना पड़ेगा। और बाकी का जो हिस्सा बच गया है उसको आप अदर्स में जो है वो शो कर दोगे। तो हमने डिटेल में भी डिस्कस कर लिया कि हम एडवांसेस को कैसे यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीन बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है सेक्टर वाइज, जिसके अंदर हम प्रायोरिटी नॉन प्रायोरिटी में डिवाइड करते हैं। देखो, आपको पता होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर क्या होता है कि हमारा जो RBI है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ ऐसे एरियाज को फाइंड आउट करता है जो कि हमारे देश की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और जो RBI है वो यहाँ पर बैंकों को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको इन सेक्टर को लोन जो है वो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। यानी कि जो भी टोटल लोन दे रहे हो उसका एक सर्टेन परसेंटेज कंपलसरी इन सेक्टर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे जो बैंक्स हैं वो यहाँ पर सेक्टर वाइज अपने लोन्स एंड एडवांसेस को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, उसके अकॉर्डिंग लोन प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद सिक्योरिटी वाइज भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड वो है जो कि आपने लोन प्रोवाइड किया और आपको बदले में एक सिक्योरिटी मिली है, और अनसिक्योर्ड वो है कि आपने बिना सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड कर दिया। प्रूडेंशियल नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ये आ जाता है स्टैंडर्ड एसेट और एक आ जाता है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। स्टैंडर्ड एसेट जो है वो हमारे नॉर्मल एसेट्स होते हैं, मतलब कि आप कह सकते हो कि ऐसे एसेट जो कि बैंक के लिए परफॉर्म कर रहे हैं और बैंक को इनकम कमा के दे रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि यहाँ पर मतलब कि बैंकों के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे, यानी कि जो बैंक है उनको इसके ऊपर कोई भी इनकम जो है रिसीव नहीं हो रही है। कोई भी एसेट NPA कब बनती है, तो जब भी यहाँ पर कोई भी एसेट्स के ऊपर 90 डेज से ज्यादा पेमेंट ड्यू हो जाती है, तो वो यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग जो है वो बन जाती है, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट है चाहे वो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एज पर RBI प्रूडेंशियल नॉर्म्स। अगर हम RBI प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात करें तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो एसेट्स हैं उसको हम दो कैटेगरीज स्टैंडर्ड और NPA में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड एसेट्स होती है ना उसको भी फर्दर हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड रेगुलर, जिसको हम स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं, वो रेगुलर होता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एक होता है स्टैंडर्ड इरेगुलर। स्टैंडर्ड इरेगुलर एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जो कि NPA नहीं बनी होती है, पर उसमें किसी भी तरह का स्ट्रेस होता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि बैंक को लग रहा है कि फ्यूचर में जाके हो सकता है कि डिफॉल्ट कर देगा बॉर्बर, मतलब अभी डिफॉल्ट हुआ नहीं है पर लग रहा है कि डिफॉल्ट कर देगा। अब ये जो स्टैंडर्ड इरेगुलर होते हैं इसको हम मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, ठीक है। अगर कोई अकाउंट जो है वो 30 डेज तक आपको कोई भी प्रॉब्लम शो कर रहा है, यानी कि बैंक को 30 डेज तक यहाँ पर लगता है कि ये जो अकाउंट है ना इसमें किसी भी तरह का स्ट्रेस है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, जो बॉर्बर है वो यहाँ पर पेमेंट सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो वो हमारा स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 कहलाएगा। अगर यही जो हमारा स्ट्रेस सिग्नल जो है वो 31 डेज से लेकर 60 डेज तक हो सकता है। अब स्ट्रेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो बॉर्बर है
वो यहाँ पर टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है। अगर जो हमारा पेमेंट है वो 30 डेज तक ड्यू है, मतलब 30 डेज ही हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए, तो वो तो हमारा एसएमए जीरो हो जाएगा। अगर 31 डेज से लेकर 60 डेज तक पहुंच जाता है तो वो हमारा एसएमए वन हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो ओवरड्यू पीरियड है वो 61 से लेकर 90 डेज तक हो जाता है तो वो हमारा एसएमए टू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसके अंदर आ जाता है हमारे सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ऑडिट ऑफ एडवांसेस, ऑडिट अप्रोच इन जनरल, यानी कि ये जो एडवांसेस होते हैं इसके हम यहाँ पर ऑडिट कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर चेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरियाज की बात करते हैं कि जो ऑडिटर है जब भी वो एडवांसेस की चेकिंग करता है तो किन किन एरियाज की एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन करने जरूरी होती है। सबसे पहले जो ऑडिटर जो है वो इंटरनल कंट्रोल को चेक करता है कि इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे इंटरनल कंट्रोल है जो कि एडवांसेस के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि इनिशियल सैंक्शन से लेकर रिकवरी तक जितने भी इंटरनल कंट्रोल है उसकी इवैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से की जाती है। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन की जाती है। किस चीज की वेरिफिकेशन की जाती है कि हमारे जो एडवांसेस हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं है, वो कंप्लीट है कि नहीं, उनकी वैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से की गई है कि नहीं, उसको डिस्क्लोज प्रॉपरली किया गया है कि नहीं किया गया है। उसके बाद जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर कोलैटरल डॉक्यूमेंटेशन हो गए, लोन एग्रीमेंट्स हो गए, उनको भी रिव्यू किया जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्यूरेट और रिलायबल है या फिर नहीं है। नेक्स्ट एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, तो हमारा जो ऑडिटर है वो यहाँ पर एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स का भी यूज करता है ताकि डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेंड्स हैं, रेशियोज हैं, जिसको स्टडी करके वो एडवांसेस के बारे में बेहतर तरीके से जान सकता है, वो यहाँ पर समझ पाए। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर के अंदर जो ऑडिटर वो चेक करता है कि जो बैंक है उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो एडवांसेस है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है या फिर नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो हमारे एडवांसेस हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से की गई है कि नहीं की गई है। ठीक है, तो ये तो क्या था, ओवरव्यू था। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पूरा जो ऑडिट प्रोसीजर होता है जो ऑडिटर अडॉप्ट करता है एडवांसेस की ऑडिटिंग करने के लिए, उसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहली जो चीज होती है वो होती है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस, यानी कि जो बैंक है वो अपने एडवांसेस के ऊपर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, उसकी जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। इसको चेक करने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल है जो बैंक यूज कर रहा है एडवांसेस के लिए, उसको चेक करना जरूरी है। तो जब हम एडवांसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीपल इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश किए जाते हैं बैंकों के द्वारा ताकि जो एडवांसेस की एक्टिविटीज है उसको यहाँ पर रेगुलेट किया जा सके, मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो हम कुछ यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला जो इंटरनल कंट्रोल होता है वो ये होता है कि जब भी कोई बॉर्रोवर बैंक के पास लोन लेने के लिए आता है तो बैंक सबसे पहले उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा कि जो बॉर्रोवर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, वो यहाँ पर जो लोन ले रहा है टाइम आने पर क्या वो पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा। इसके लिए बैंक को क्या करना जरूरी है, केवाईसी करनी जरूरी है, कंप्लाइंस करना जरूरी है, प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल करना जरूरी है। साथ के साथ जब वो लोन को सैंक्शन करेगा तो एप्रोप्रिएट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना भी जरूरी है। तो ये बेसिकली एक तरह का क्या हुआ, कंट्रोल हुआ, यानी कि इस चीजों को फॉलो करके ही हम यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जितने भी हमारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एडवांसेस से रिलेटेड, जैसे कि हमारे एग्रीमेंट्स हो गए, डिमांड प्रोमिसरी नोट्स हो गए, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन हो गए, लीन लेटर हो गए, इन सभी को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया गया है कि नहीं उसको भी चेक करना। एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि जब एडवांसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो एडवांसेस प्रोवाइड करने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से साइन वगैरह करा लिया जाए ताकि फ्यूचर में जाकर अगर कोई इश्यू हो तो हम उसको कोर्ट में पेश कर सकें। तो जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से साइन वगैरह लिया गया है कि नहीं वो भी हम चेक करते हैं। उसके बाद सफिशिएंट मार्जिन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हो, ठीक है, तो अपनी कोई एसेट्स को गिरवी रखते हो तो आपने देखा होगा कि बैंक कभी भी एसेट की वैल्यू के इक्वल आपको पैसा नहीं देता। अगर आपकी एसेट की वैल्यू 10 लाख रुपए है तो कभी भी बैंक आपको 10 लाख नहीं देगा, बल्कि वो एक मार्जिन रखेगा। जैसे आपको 9 लाख रुपए दे दिया, 1 लाख का मार्जिन रख लिया, या फिर 8 लाख का दे दिया, ठीक है, और 2 लाख का मार्जिन यहाँ पर रख लिया। ठीक है,
तो सफिशिएंट मार्जिन रखा गया है कि नहीं, हमारा जो सैंक्शन लेटर है उसमें जितना मार्जिन दिया गया था उतना हमने जो बैंक है उसने मेंटेन किया नहीं, वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। अब इसके पीछे का पर्पस क्या होता है, देखो जो हम सिक्योरिटी देते हैं बैंक को, गिरवी रखते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट में कुछ ऐसी फ्लक्चुएशन हो कि उस एसेट की जो वैल्यू पर डिक्रीज हो जाए, तो उस केस में तो बैंक को लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए बैंक क्या करती है, थोड़ा सा मार्जिन अपना रखती है कि अगर इस लेवल में प्राइस कम भी हो तो बैंक को किसी भी तरह का लॉस ना हो, ठीक है। साथ ही साथ इस मार्जिन को ना चेक करते रहना भी जरूरी है रेगुलर इंटरवल पे। नेक्स्ट है कंप्लायंस। कंप्लायंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब जो हमने लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो जो टर्म एंड कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। साथ के साथ जो फंड्स हैं उसको जो जिस पर्पस के लिए लिया गया था उस पर्पस के लिए यूज किया गया है कि नहीं, वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। अगर मान के चलो जो सिक्योरिटीज है उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है, तो इंश्योर किया जाए कि जो बैंक है वो अपने नाम के ऊपर सिक्योरिटी को जो है रजिस्टर करवाए। और अगर किसी केस में बैंक के नाम पर रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो बैंक के पास ऐसे डॉक्यूमेंट होने जरूरी है जिससे वो यहाँ पर उस एसेट के ऊपर अपना चार्ज क्रिएट कर सके, लीगल राइट जो है वो क्रिएट कर सके, ठीक है। अगर मान के चलो बैंक के पास कोई गुड्स पोजेशन में आती है, जैसे बैंक ने लोन दिया, ठीक है, और बैंक के पास क्या है, कोई एसेट मतलब कि गिरवी रखी गई, कुछ चीजें हैं, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस पूरे गुड्स को प्रॉपर तरीके से चेक करे कि वो वही गुड्स हैं जिनको गिरवी रखा गया है। साथ के साथ जो बैंक का ऑफिसर है वो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्पेक्शन करने के लिए, यानी कि जो इंस्पेक्टर है, ऑडिटर है बैंक के, वो तो चेक करेंगे ही करेंगे उन गुड्स को, पर साथ के साथ हमारे जो ऑफिसर है वो भी इसको यहाँ पर चेक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सरप्राइज चेक। अगर मान के चलो हमारी जो बैंक है उसने लोन दिया और जो सिक्योरिटी उसे मिली, उस सिक्योरिटी का जो पोजेशन है वो बोरोवर के पास ही है। जैसे अगर मान के चलो आपने कार लोन लिया, तो कार लोन लेने के बाद आप कार को ऐसा सिक्योरिटी देते हो, तो कार का पोजीशन किसके पास होता है, आपके पास होता है, बैंक के पास नहीं होता है। तो वहां पर बैंक को जरूरी है कि वो सरप्राइज चेक करे, चेकिंग करे कि जो कार है वो सही सलामत है, कहीं बोर्बन ने उसे गलत तरीके से यूज तो नहीं किया, उसे बेच तो नहीं दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ड्राइंग पावर रजिस्टर उसे हमें अपडेट करते रहना चाहिए मंथली बेसिस के ऊपर, ठीक है, ताकि जो हमारी सिक्योरिटीज है जो हाइपोथेटिकेट की गई है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेंटेन कर सके, और उसको ऑफिसर चेक भी जो है वो करता रहना चाहिए, ठीक है। अब जो सैंक्शन लिमिट है या फिर जो ड्राइंग पावर है, ठीक है, उसमें से जो भी कम होती है हमें अकाउंट को उसके अकॉर्डिंग मतलब उस लिमिट के अंदर जो है वो मेंटेन करके रखना है। जैसे अगर एग्जांपल दो, तो आपकी जो सैंक्शन लिमिट है वो कितनी है, 10 लाख, और जो ड्राइंग पावर है वो कितनी, 8 लाख। तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो लिमिट है लोन की एडवांसेस की वो 8 लाख में यहाँ पर मेंटेन करके रखे, उससे ज्यादा लोन आपको प्रोवाइड ना करे, ठीक है। जितने भी अकाउंट्स हैं जो यहाँ पर लगातार सैंक्शन लिमिट से इंक्रीज कर रहे हैं या फिर ड्राइंग पावर से इंक्रीज कर रहे हैं या फिर किसी और वजह से इरेगुलर है, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो हमारी मैनेजमेंट को या फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को देना जरूरी है, ताकि वो उसके ऊपर एक्शन वगैरह जो है वो ले सके, ठीक है। तो जितने भी हमारे एडवांस अकाउंट हैं उनको एनुअली बेसिस के ऊपर हमें रिव्यू करना जरूरी होता है कि वो कैसे ऑपरेट किए जा रहे हैं, कितनी विड्रॉवल किए जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमें देखते रहना चाहिए, और जो सरसरी की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उसको भी फॉलो करना जरूरी है। तो बैंकों के लिए जरूरी है कि जो सरसरी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ मोर्टगेज से रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग अपने आप को अप टू डेट रखें, ठीक है, उसकी उसके पास पूरी की पूरी नॉलेज हो ताकि उसको वो फॉलो जो है वो कर सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्या है वेरिफिकेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो जब भी एक ऑडिटर एडवांसेस की ऑडिट परफॉर्म करता है तो उसे यहाँ पर पर्टिकुलर एरियाज की चेकिंग करनी पड़ती है जहां से उनको यहाँ पर एविडेंस जो है वो मिलते हैं। तो जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमारा जो ऑडिटर है उसको चेकिंग करनी पड़ती है, तो उसको हम यहाँ पर इस टेबल की हेल्प से समझेंगे। तो ये बेसिकली कुछ एरियाज है जिनकी चेकिंग करता है ऑडिटर। सबसे पहली चीज आती है अमाउंट्स इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट। हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें एडवांसेस हेड के अंदर जो भी अमाउंट इंक्लूड की गई है उसे यहाँ पर चेक करता है ऑडिटर। उसके बाद जो एडवांसेस है जो रिप्रेजेंट करता है बोरवर को, यानी कि बैंक ने जो बोरवर्स है उनको जो अमाउंट लोन के फॉर्म में दिया है उसे भी चेक करना है, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट है उसको एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट से सपोर्ट किया जा रहा है कि नहीं, यानी कि बैंक ने जो लोन दिया है, लोन देते समय जो एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे टाइटल डीड्स वगैरह हो गए, बैंक ने उसको एक्वायर किया है कि नहीं, वो चीज यहाँ पर चेक करता है। साथ के साथ जो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस होते हैं उसके ऊपर भी नजर मारी जाती है कि कौन कौन से ऐसे एडवांसेस है जिसको बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया है। जो एडवांसेस हैं उनको यहाँ पर
अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस का यूज करके जो है डिस्क्लोज, क्लासिफाई और डिस्क्राइब करना जरूरी होता है। यानी कि जो ऑडिटर है वो चेक करता है कि हमारे जो एडवांसेस हैं उनको अकाउंटिंग, जो रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करके डिस्क्लोज, क्लासिफाई, डिस्क्राइब किया गया है कि नहीं किया गया है। साथ के साथ जो वैल्यूएशन है एडवांसेस की वो भी अप्रोप्रिएट तरीके से की गई है कि नहीं की गई है, अप्रोप्रिएट मेथड का यूज किया गया है कि नहीं किया गया है, वो भी यहाँ पर चेक जो है वो किया जाता है। ठीक है, जो प्रोविजंस हैं उसको भी यहाँ पर चेक किया जाता है। यानी कि जो प्रोविजंस यहाँ पर क्रिएट किए गए वो आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है, या फिर जो गैप के प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो किया गया है कि नहीं प्रोविजन क्रिएट करने के लिए, वो चीज यहाँ पर चेक की जाती है। नेक्स्ट है हमारा ऑडिटर कैन obtain sufficient appropriate audit evidence about the advances by study and evaluation of internal control relating to advances by। ठीक है, तो इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सिंपल सी आपको चीज बता दूं कि जब यहाँ पर एग्जामिनेशन करता है ऑडिटर, यानी कि ये जो एरियाज हमने देखा है इसकी एग्जामिनेशन करने के लिए ना कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको यहाँ पर एग्जामिन करना जरूरी होता है ऑडिटर के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं, यानी कि इन डॉक्यूमेंट को स्टडी करके एग्जामिन करके जो एडवांसेस है उसकी ऑडिटिंग परफॉर्म की जाती है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, सबसे पहले देखो जो रिकॉर्डेड अमाउंट्स है उसको यहाँ पर एग्जामिन करना है, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको एग्जामिन करना है, जो हमारे ऑपरेशन ऑफ अकाउंट है उसे यहाँ पर रिव्यू करना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी एग्जिस्टेंस है, एनफोर्सेबिलिटी है, वैल्यूएशन है सिक्योरिटी की, उसे भी हमें एग्जामिन करना है। जो आरबीआई की नॉर्म्स है उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस किया गया है कि नहीं, अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन की गई है कि नहीं, प्रोविजनिंग की गई है कि नहीं, वो चीज हम यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर हम रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वो रिपोर्ट्स कौन कौन सी है, ठीक है, वो तो सेम ही बातें थी। रिपोर्ट्स यहाँ पर है हमारी, रिपोर्ट्स कौन सी है, सबसे पहले देखो जो पिछली स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट थी, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जो कंपल्सरी ऑडिट करवाई गई थी उसकी जो रिपोर्ट थी। उसके बाद लेटेस्ट इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है बैंक ऑफिशियल, अगर मान के चलो कोई इंटरनल इंस्पेक्शन की गई है तो उसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी जो बैंक ऑफिशियल ने प्रोवाइड की थी वो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो। concurrent internal audit report, report on verification of security और any other internal or specially related to particular account। तो ये सिर्फ आपको रिपोर्ट्स के नाम यहाँ पर याद रखने हैं जिनको स्टडी करके जो ऑडिटर है वो ऑडिटिंग को परफॉर्म करेगा और देखेगा कि हमारे जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है एडवांस से रिलेटेड वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑडिट ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसेस। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, ऑडिट ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसेस। एग्रीकल्चर एडवांसेस क्या होता है, पहले इसका मतलब समझ लो। कोई भी लोन या एडवांस जो प्रोवाइड किया गया है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो हमारा एग्रीकल्चर एडवांस कहलाता है। जैसे अगर मान के चलो एक पर्सन है, उसके पास एक लैंड है जिसके ऊपर वो खेती करता है, क्या करता है यहाँ पर खेती करता है, खेती करने के लिए उसे यहाँ पर क्या चाहिए, फंड चाहिए, वो बैंक के पास जाता है ताकि वो उस पैसे से खेती कर पाए। तो बैंक ने इसको जो भी यहाँ पर लोन एडवांसेस दिया है वो हमारा एग्रीकल्चर एडवांस जो है वो कहलाएगा। ठीक है, हमारे जो एग्रीकल्चर एडवांसेस है वो यहाँ पर किसी इंडिविजुअल फार्मर्स या फिर एग्रीकल्चर बिजनेस को प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि यहाँ पर खेती करते हैं। ठीक है, अब किस किस पर्पज के लिए लोन मिल सकता है, देखो अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहते हो, लाइव स्टॉक फार्मिंग करना चाहते हो या फिर अदर रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर लोन जो है वो मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एडवांस की अगर हम बात करें तो देखो वैसे तो हम एग्रीकल्चर एडवांसेस को कई बेसिस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, तो पर हम यहाँ पर आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल पे हम नहीं जाएंगे। तो आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम एग्रीकल्चर एडवांस को टू टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा एग्रीकल्चर एडवांसेस पर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स और दूसरा है हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। जैसे आपको पता होगा कि जब हम यहाँ पर खेती करते हैं तो कुछ जो फसलें होती हैं वो यहाँ पर कम टाइम में बन जाती है, यानी कि उग भी जाती है, हम काट भी लेते हैं उसको। कुछ होती हैं जिनको थोड़ा लंबा टाइम लगता है, जैसे एग्जांपल है कुछ फसलें हो सकती हैं जो कि यहाँ पर 6 महीनों में बन के तैयार हो जाती हैं और कुछ होते हैं जिनको यहाँ पर 1 साल लगता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर एडवांसेस को डिवाइड किया है। तो पहला आता है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, कोई भी ऐसी क्रॉप जिसका जो क्रॉप सीजन है वो 1 साल से ज्यादा है तो वो हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कहलाती है और उसको उगाने के लिए जो एडवांसेस दिया है वो एग्रीकल्चर एडवांसेस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जो है वो कहलाते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कोई भी ऐसी क्रॉप जिसका जो सीजन है वो यहाँ पर 1 साल से कम है तो वो हमारा एग्रीकल्चर एडवांसेस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो है वो कहलाता है। अब ये क्रॉप सीजन क्या है, क्योंकि देखो इसी की बेसिस पर हमने बात किया, क्रॉप सीजन का मतलब है कि एक फसल को बीजने से लेकर ठीक है उसको काटने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा क्रॉप सीजन कहलाता है। अगर मान के चलो आपने यहाँ पर ठीक है एक फसल यहाँ पर बीजी जिसको बन के तैयार होने में 6 महीने लग गए और
6 महीने के बाद आपने कटाई करके उसको सेल कर दिया, हार्वेस्टिंग कर दी, तो 6 महीने उसका क्या होगा, क्रॉप सीजन होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम कुछ फसलें जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं और उनका जो रीपेमेंट का जो ड्यू डेट है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रबी सीजन। क्या आता है, रबी सीजन। रबी सीजन की जो क्रॉप्स होती हैं वो बेसिकली हमारे 1 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक उनका जो है वो क्रॉप सीजन होता है, यानी कि हम अक्टूबर में उसको बीजते हैं और मार्च में जाकर उसकी कटाई वगैरह कर ली जाती है, हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। इसीलिए इसका जो ड्यू डेट है वो हमारा क्या होता है, 30 जून। यानी कि अगर आपने रबी सीजन की फसल के लिए कोई भी लोन लिया है तो 30 जून को आपको उसकी रिपेमेंट जो है वो करनी होती है। ठीक है। उसके बाद है खरीफ सीजन। खरीफ सीजन बेसिकली स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। हालांकि कुछ बैंक्स मानते हैं कि जो सीजन है वो अक्टूबर या नवंबर तक यहाँ पर चलता है, तो कई बैंक यहाँ पर मानते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक यहाँ पर खरीफ सीजन जो है वो होता है। पर इसका जो रीपेमेंट पीरियड है वो कितना होता है, हमारा 31 मार्च होता है। क्या होता है, 31 मार्च होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोनोक्रॉप लोन। क्या है, मोनोक्रॉप लोन। अब ये मोनोक्रॉप लोन क्या होता है, तो देखो अगर कोई फार्मर है, कोई यहाँ पर फार्मर है, उसके पास लैंड है, उसके पास क्या है, एक लैंड है, और उस लैंड के ऊपर वो 1 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल उगाता है। या तो वो रबी की फसल उगाता है, या तो वो रबी की फसल उगाता है, या फिर वो खरीफ की फसल उगाता है। दोनों फसलें एक साथ नहीं उगाता है। यानी कि अगर उसने रबी फसल बीज दी तो सिर्फ उसको बीजने के बाद उसकी कटाई कर दी, उसके बाद बाकी का जो टाइम है खेत जो है वो खाली रहेगा, उसके ऊपर कोई भी फसल बीजी नहीं जाएगी। तो वो हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर मोनोक्रॉप लोन जो है वो कहलाता है। ठीक है। जब मोनोक्रॉप की बात की जाती है, जो हमारा फार्मर है या तो वो खरीफ की फसल उगाएगा पूरे साल के अंदर या फिर रबी की फसल उगाएगा, तो उसकी जो पेमेंट डेट होती है या तो वो 30 जून होती है या फिर 31 मार्च होती है। अगर यहाँ पर वो फसल उगा रहा है रबी की तो उस केस में 30 जून है, अगर वो खरीफ की उगा रहा है तो वहां पर 31 मार्च है। ठीक है। उसके बाद है मल्टी क्रॉपिंग फार्मर्स। अगर कोई हमारा जो फार्मर है वो यहाँ पर 1 साल के अंदर रबी की भी फसल उगा रहा है और खरीफ की भी फसल उगा रहा है, तो वो हमारा कहलाता है मल्टी क्रॉपिंग फार्मर। और उस केस में उसकी जो रीपेमेंट डेट होती है वो 30 जून और 31 मार्च दोनों ही होती है। दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो यहाँ पर जो रीपेमेंट पीरियड है या तो 30 जून होगी या फिर 31 मार्च होगी, पर यहाँ पर 30 जून और 31 मार्च दोनों ही डेट को जो है पैसा वापस करना पड़ता है बैंकों को। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एनपीए नॉर्म्स की। क्या है, एनपीए नॉर्म्स की। वैसे तो मैंने आपको बताया कि कोई भी एसेट एनपीए कब बनती है, अगर यहाँ पर 90 डेज से ज्यादा उसकी जो पेमेंट है वो ड्यू हो जाए, चाहे इंस्टॉलमेंट है चाहे प्रिंसिपल। पर एग्रीकल्चर के केस में ऐसा नहीं होता। एग्रीकल्चर के अंदर जो नॉर्म है वो अलग है। इसके अंदर ना हमारी जो क्रॉप सीजन है उसको यहाँ पर देखा जाता है। तो अगर हमारी जो लोन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए दिए गई है, यानी कि उसका जो क्रॉप सीजन है वो 1 साल से कम है, तो उस केस में वो एनपीए तभी बनेगी अगर हमारा जो फार्मर है वो यहाँ पर प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट की पेमेंट जो है 2 क्रॉप सीजन तक नहीं करता है। यानी कि 2 क्रॉप सीजन तक उसने पेमेंट नहीं की है तो वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एनपीए बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर कोई क्रॉप जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो उस केस में अगर 1 क्रॉप सीजन तक हमारा जो फार्मर है उसने पेमेंट नहीं की है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एनपीए जो है वो बन जाएगा। और ये जो एनपीए नॉर्म्स है, ये जो एनपीए नॉर्म्स है वो बेसिकली हमारे सिर्फ और सिर्फ जो फार्म क्रेडिट है जिसको हमने पैराग्राफ थर्ड, आरबीआई का जो हमारा पैराग्राफ थर्ड है उसके अंदर लिस्ट किया हुआ है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट के अंदर, उसी के ऊपर ये जो नॉर्म है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो ड्यू डेट अगर मान के चलो आ चुकी है, ड्यू डेट यहाँ पर आ चुकी है और ड्यू डेट के बाद 2 क्रॉप सीजन तक अगर उसने पेमेंट नहीं की है तो वो बन जाएगा एनपीए। अगर लॉन्ग है तो ड्यू डेट आ चुकी है, ड्यू डेट आ चुकी है और 1 क्रॉप सीजन तक उसने पेमेंट नहीं किया, ये जो क्रॉप सीजन है वो ड्यू डेट के आने के बाद का है। ठीक है। क्योंकि ड्यू कब हुआ है, जब यहाँ पर हमारा क्रॉप सीजन एंड हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर डिफॉल्ट का टाइम रहता है तो वो हमारा कहलाता है। ठीक है, एनपीए बन जाए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ऑडिट अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एडवांसेस। तो जो एग्रीकल्चर एडवांसेस है उसकी ऑडिटिंग कैसे की जाती है, उसकी अप्रोच यहाँ पर क्या रहती है। वैसे तो देखो जो अप्रोच है वो सिमिलर है, ठीक है, पर थोड़े बेसिक से डिफरेंस है, उसको हम यहाँ पर टेबल की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज देखी जाती है कि जो एग्रीकल्चर लोन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं उसकी जो सैंक्शन अमाउंट है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर की जो कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी कि जब भी यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा, एग्रीकल्चर एडवांस प्रोवाइड किया जाएगा, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि वो यहाँ पर पहले चेक करे कि जिस लैंड पर यहाँ पर खेती की जाएगी और जिस क्रॉप की यहाँ पर खेती की जाएगी उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, और उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, साथ के साथ जो सिक्योरिटी यहाँ पर ऑब्टेन की जाएगी इन एडवांसेस के अगेंस्ट, वो जो यहाँ पर गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डिसबर्समेंट की बात करें कि जो एग्रीकल्चर एडवांसेस है उसकी डिसबर्समेंट कैसे होगी, तो मेन जो हमारा जनरली जो रूल फॉलो किया जाता है कि जो हमारी डिसबर्समेंट है वो स्टेजेस में की जाएगी, यानी कि फार्मर को जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी उसे पैसा यहाँ पर दे दिया जाएगा, क्योंकि फंड्स को एक बार में डिसबर्स नहीं किया जाता है। साथ के साथ जो ऑडिटर है वो ये भी वेरीफाई करता है कि बैंक के पास वो डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं जो कि ये साबित करे कि जो फंड्स हैं उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए ही यूज किया जा रहा है। यानी कि जो हमारा बैंक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोन प्रोवाइड कर दिया और काम खत्म हो गया। लोन प्रोवाइड किया उसके बाद वो एविडेंस भी कलेक्ट करेगा जिसके बेस पर ये साबित किया जा सके कि जो पैसा है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए ही यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है वो बेसिकली वही क्रॉप होती है जिसको उगाने के लिए हमने लोन जो है वो लिया होता है। जैसे अगर मान के चलो हमारा जो फार्मर है उसने यहाँ पर क्या लिया है, लोन लिया है ताकि वो राइस उगा सके। ठीक है, तो खेत में जो राइस उगाई जा रही है वही यहाँ पर बैंक के लिए क्या होती है, प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। अगर यहाँ पर हमारा जो किसान है वो पैसा वापस नहीं करता है तो जो बैंक है वो इस फसल को बेचकर अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकती है। ठीक है, उसके बाद देखो हाँ, साथ जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बैंक रिसीव करता है फार्मर से, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी जो भी चीज प्रोवाइड की गई है उसके लीगल एनफोर्सिबिलिटी को चेक करना जरूरी होता है। यानी कि अगर मान के चलो यहाँ पर सिक्योरिटी मिल गई है और उसको कोर्ट में जो है वो चैलेंज ही नहीं किया जा सकता तो उसका क्या फायदा हुआ। तो बैंक यहाँ पर जब भी कोई सिक्योरिटी लेगा तो वो पहले से वेरीफाई करेगा कि उसको हम लीगली एनफोर्सिबल कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि हम इसको कोर्ट में इसके खिलाफ केस जो है वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और जो ऑडिटर है उसको ये भी इंश्योर करना है कि बैंक के पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे कि कॉपी ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट हो गया, लैंड टैक्स असेसमेंट पेमेंट रिसिप्ट हो गया, कॉपी ऑफ रिकॉर्ड विद सब रजिस्ट्रार, ओरिजिनल कॉपी ऑफ टाइटल डीड। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बैंक के पास होने चाहिए ताकि इसके बेस पर वो यहाँ पर लीगली इन्फोर्सिबल कर सके सिक्योरिटी को। ठीक है, उसके बाद जो लोन्स यहाँ पर ग्रांट किए जाते हैं फार्मर को एनएससी, केवीपी या फिर फिक्स डिपॉजिट ऑफ बैंक की सिक्योरिटी के ऊपर, इनको हम जो है यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो हमारी जो फार्मर है, ठीक है, उसके पास कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है या फिर किसान विकास पत्र पड़ा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट पड़ा हुआ है किसी और बैंक का, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको सिक्योरिटी देकर इसके खिलाफ लोन ले सकते हैं। और ये जो लोन होंगे ना वो हमारे फाइनेंस टू एग्रीकल्चर कैटेगरी में आएंगे, यानी कि बैंक ने इनको सिक्योरिटी लेके जो भी लोन प्रोवाइड किया है उसको उसे फाइनेंस टू एग्रीकल्चर कैटेगरी में शो करना जरूरी होगा, यानी कि माना जाएगा कि ये एग्रीकल्चर एडवांस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो जो लोन की वापसी है यानी कि जो रिकवरी है वो यहाँ पर क्रॉप की सेल प्रोसीड से ही की जानी चाहिए, यानी कि फसलों को बेचा जाएगा, उससे जो पैसा आएगा उससे ही बैंक का पैसा जो है वो वापस किया जाएगा। और जो हमारा केसीसी होता है, जो हमारे यहाँ पर केसीसी होता है वो यहाँ पर किसी भी तरह का लोन कंसीडर नहीं किया था, बल्कि एक हमारे यहाँ पर क्या होता है, चैनल होता है जिससे लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, केसीसी की फुल फॉर्म क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इसके खिलाफ मतलब इसका यूज करके बैंक जो हमारे किसान है उनको लोन वगैरह जो है वो मिल जाता है। ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट की बात की जाए तो हमारा जो एग्रीकल्चर एडवांसेस होते हैं उनके ऊपर हाफ ईयरली या फिर एनुअल बेसिस के ऊपर जो है इंटरेस्ट लगता है, और जो कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट है वो परमिटेड नहीं होती है एग्रीकल्चर एडवांस के केस में। नेक्स्ट बात करते हैं ऑडिट ऑफ एडवांसेस अदर देन एग्रीकल्चर एडवांसेस। ठीक है, तो जो हमारे अदर देन एग्रीकल्चर एडवांसेस हैं उनकी ऑडिटिंग यहाँ पर कैसे परफॉर्म की जाती है। तो सबसे पहले अगर हम टाइप ऑफ एडवांसेस की बात करें, क्या है टाइप्स ऑफ एडवांसेस की बात करें कि एडवांसेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो एडवांसेस को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज और एक होता है नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज। ठीक है, फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज के अंदर जो बैंक है वो एक्चुअली में फंड्स प्रोवाइड करता है हमारे बॉर्बर को, यानी कि कैश वगैरह प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो हमारा ए पर्सन है वो बैंक के पास आता है, कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए का यहाँ पर लोन चाहिए। बैंक ने यहाँ पर क्या किया, 5 लाख रुपए जो है इसको प्रोवाइड किया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी, जिसमें डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ फंड जो है वो की जाती है बॉर्बर को, डायरेक्ट पैसा दिया जाता है बॉर्बर को। बैंक यहाँ पर जो फंड बेस्ड फैसिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में दे सकता है, जैसे कि कैश क्रेडिट फैसिलिटी दे दी,
डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स दे दिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट दे दिया, इंपोर्ट क्रेडिट दे दिया, रिटेल कंज्यूमर लोन्स दे दिया, ठीक है। इन फॉर्म में फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। उसके बाद है नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। नॉन फंड क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर जो बैंक है वो यहाँ पर रियलिटी में कैश प्रोवाइड नहीं करता, फंड प्रोवाइड नहीं करता बॉर्बर को। बेसिकली वो यहाँ पर फंड्स एक्वायर करने में बॉर्बर की हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो ए बी पर्सन है, ठीक है। ए बी से 5 लाख रुपए का लोन लेना चाहता है, पर यहाँ पर बी इसको लोन दे नहीं रहा है और कह रहा है कि मुझे पहले यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए या फिर गारंटी चाहिए। तो ए ने क्या किया, अपने बैंक को कहा कि आप ना मेरे बिहाफ पर यहाँ पर गारंटी दे दो, ठीक है। तो बैंक ने यहाँ पर बी को गारंटी दी कि जो ए पर्सन है वो टाइम के ऊपर आपका पैसा वापस कर देगा, अगर नहीं करते तो सारा पैसा मैं वापस करूंगा। जैसे इसे गारंटी मिलेगी ना, तो इसने यहाँ पर 5 लाख रुपए ए को दे दिया। तो आप देखोगे कि ये जो पैसा है वो एक्चुअली में किसने प्रोवाइड किया, बी ने। बैंक ने ए पर्सन को प्रोवाइड नहीं किया, बल्कि इसने सिर्फ हेल्प किया कि किसी दूसरी पर्सन से इसको पैसा मिल जाए। तो ये हमारी फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज होती है। इसके अंदर बेसिकली हमारी जो लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया या फिर जो गारंटीज होगी वो आ जाती हैं। अभी जो हमारी फंड बेस्ड फैसिलिटीज होती हैं, ये यहाँ पर फंड बेस्ड फैसिलिटी में उस वक्त कन्वर्ट हो जाती हैं जब ही यहाँ पर किसी भी तरह का डिफॉल्ट वगैरह होता है। यानी कि जैसे ही यहाँ पर ए पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया, पैसा नहीं दिया, तो ये जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी थी वो क्या बन जाती है, हमारे फंड बेस्ड फैसिलिटी बन जाती है। क्योंकि सारा पैसा बैंक इसको दे देता है बी को, और बैंक के लिए एक तरह का लोन होता है जो कि इसने ए पर्सन को यहाँ पर प्रोवाइड किया होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा टाइप्स का। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ सिक्योरिटी। तो जो हमारी सिक्योरिटी होती है उसकी नेचर क्या होती है। तो मेनली देखो, जब हम लोन लेते हैं बैंक से, तो जो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो जो सिक्योरिटी उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी और एक होती है कोलैटरल सिक्योरिटी। तो जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है वो बेसिकली प्रिंसिपल सिक्योरिटी होती है जो कि हम बैंक को प्रोवाइड करते हैं लोन लेने के लिए। इसको आप मेन सिक्योरिटी भी कह सकते हो। और जनरली जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी होती है वो वही चीज होती है जिसके अगेंस्ट हमने लोन लिया होता है, जिसको बनाने के लिए हमने लोन लिया होता है। जैसे एग्जांपल पे मान के चलो, आपको घर बनाना है, आपने क्या किया, यहाँ पर घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है। तो ये जो घर है ना जिसको बनाने के लिए आपने लोन लिया है, बेसिकली यही यहाँ पर हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी जो है वो होती है, ठीक है। अब कई केसेस में क्या होता है कि आपकी जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है वो कम हो जाती है, मतलब कि बैंक को भी सफिशिएंट नहीं लगती और वो आपसे एडिशनल सिक्योरिटी मांगता है। तो जो एडिशनल सिक्योरिटी होती है, अब ये टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, यानी कि आप किसी की गारंटी दिलवा सकते हो या फिर अपनी कोई अदर एसेट को गिरवी रख सकते हो, वो हमारी कोलैटरल सिक्योरिटी जो है वो कहलाती है। अगर हम मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी की बात करें, तो वो भी कई तरह के हैं। देखो, हमारे जो बैंक है, जब भी हम अपनी कोई एसेट उसके पास गिरवी रखते हैं ना, तो बैंक उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट करता है। चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या है, कि लीगल राइट जो है वो क्लेम करता है कि अगर बाई चांस बॉर्बर डिफॉल्ट करता है तो वो उसको सेल करके पैसा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ज क्रिएट किया जाता है, जो लीगल राइट क्रिएट किया जाता है, इसके कई तरीके होते हैं। जैसे कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहां पर मोर्टगेज का चार्ज क्रिएट किया जाता है। अगर हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका प्लेज का चार्ज क्रिएट किया जाता है, हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट किया जाता है, असाइनमेंट का या फिर लीन का, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल रजिस्ट्री सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया की जो गाइडेंस है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसे भी बैंक को यहाँ पर फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ बॉर्विंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो अगर आपको मान के चलो लोन लेना है, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, जो बैंक है वो किस तरीके से यहाँ पर लोन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो बॉर्विंग अरेंजमेंट क्या क्या अवेलेबल है बोरोवर के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है सोलो बैंक। सोलो बैंकिंग के अंदर एक सिंगल बैंक जो है वो बोरोवर को लोन प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारा यहाँ पर एबीसी बैंक है, क्या है, एबीसी बैंक है, और यहाँ पर एक ए पर्सन, ठीक है, वो यहाँ पर जाता है, बोलता है कि मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए और मुझे दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर एबीसी बैंक ने कहा ठीक है आप लोन ले लो, इसने इसको 5 लाख रुपए का लोन दे दिया। तो ये क्या कहला है, सोलो बैंकिंग। उसके बाद है कंजोर्टियम अरेंजमेंट। कंजोर्टियम अरेंजमेंट के अंदर दो या दो से ज्यादा बैंक यहाँ पर मिलकर लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान के चलो एबीसी बैंक था, उसके पास ए पर्सन आता है, वो कहता है कि मुझे यहाँ पर 500 करोड़ का लोन चाहिए। अब एबीसी बैंक जो है वो अकेला इतना लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता, यानी कि इतना बड़ा रिस्क वो फेस नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, यहाँ पर एक एक्स वाई जेड बैंक थी उसके साथ टाई अप किया और साथ में मिलकर इसको यहाँ पर 500 करोड़ रुपए का लोन दिया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर ये हमारा कंजोर्टियम अरेंजमेंट कहलाता है। थर्ड जो टाइप है वो है मल्टीपल बैंकिंग। मल्टीपल बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि हमारा जो बॉर्वर होता है, जो हमारा बॉर्वर होता है, वो मल्टीपल बैंक से जो है वो ले लेता है। यानी कि हमारे जो बैंक्स हैं उनका आपस में कुछ भी लेना देना नहीं होता है, बल्कि जो बॉर्वर है वो यहाँ पर मल्टीपल बैंक से जो है लोन लेता है। जैसे अगर बॉर्वर को 500 करोड़ रुपए का लोन चाहिए था, ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर 25 करोड़ का लोन एबीसी से ले लिया, और सॉरी हमारा यहाँ पर 250 करोड़ का लोन एबीसी बैंक से ले लिया, 250 करोड़ का एक्स वाई जेड से ले लिया।
तो ये हमारी क्या कहलाई, ये यहाँ पर मल्टीपल बैंकिंग कहलाई। अब कंसोर्टियम अरेंजमेंट और मल्टीपल बैंक के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, देखो कंसोर्टियम के अंदर जो बैंक है उनके बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ होता है, पर यहाँ पर किसी भी तरह का एग्रीमेंट जो है वो नहीं होता है। बोरोवर जो है वो सेपरेटली बैंकों के साथ डीलिंग करता है और कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप रेगुलेटरी एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी एस्पेक्ट के अंदर पहला हमारा आता है IRACP नॉर्म्स। इसका फुल फॉर्म है इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स। तो हमारी आरबीआई की जो सर्कुलर है, जो कि यहाँ पर 1 जुलाई 2015 को इश्यू किया गया था, जिसको हम टाइम टाइम पर अमेंड करते रहते हैं, इसको फॉलो करना जरूरी होता है जब भी यहाँ पर बैंक इनकम रिकॉग्निशन करता है, एसेट क्लासिफिकेशन करता है या फिर प्रोविजनिंग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन और एडवांसेस। ठीक है, वैसे तो देखो बैंक का मेन काम क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना, पर कुछ ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि बैंक वो लोन एडवांसेस प्रोवाइड नहीं कर सकता। सबसे पहले हमारा जो सेक्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, वो है सेक्शन 20। तो हमारा जो सेक्शन 21A है उसके अकॉर्डिंग कोई भी बैंक अपने शेयर्स के अगेंस्ट जो है वो लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। जैसे आपको पता होगा, अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर किसी भी कंपनी के जो शेयर्स है, किसी भी कंपनी के जो शेयर्स है, डिवेंचर्स है, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करके बैंक से जो है वो लोन ले सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ABC कंपनी है और XYZ बैंक है, आप इससे लोन लेना चाहते हो, आपने इसके शेयर्स यहाँ पर 50 लाख के खरीदे हुए हैं, तो आपने क्या किया, शेयर्स को गिरवी रखा है इसके पास और लोन यहाँ पर ले लिया, तो बैंक यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर सकता है। पर अगर मान के चलो आपके पास यहाँ पर XYZ बैंक के यहाँ पर शेयर्स पड़े हुए हैं और आप इन शेयर्स को गिरवी रखकर लोन लेना चाहते हो, तो उस केस में बैंक यहाँ पर लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता, यानी कि एक बैंक अपने ही शेयर्स के अगेंस्ट कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है एडवांसेस टू बैंक डायरेक्टर। ठीक है, तो हमारा जो बैंक का डायरेक्टर होता है उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे सबसे पहले कि कोई भी बैंक अपने डायरेक्टर को लोन एडवांसेस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई भी डायरेक्टर जो है किसी फॉर्म, किसी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर है, मैनेजर है, एम्प्लॉय है, गारंटर है, तो उस फॉर्म को भी बैंक यहाँ पर लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर कोई कंपनी है, चाहे वो सब्सिडरी हो, होल्डिंग कंपनी हो, जिसके अंदर जो बैंक का डायरेक्टर है उसका किसी भी तरह का इंटरेस्ट है, जैसे कि वो खुद डायरेक्टर है उस कंपनी का, मैनेजिंग एजेंट है, मैनेजर है, एम्प्लॉय है, गारंटर है, तो उस कंपनी को भी लोन नहीं दिया जा सकता। साथ के साथ अगर हमारा जो डायरेक्टर है वो किसी इंडिविजुअल के साथ रिलेटेड है, उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, गारंटर है उसका, तो उस पर्सन को भी लोन नहीं दिया जा सकता। उसके बाद है हमारा सेक्शन 19(2) बियर एक्ट का ही। इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सब सेक्शन 1 है, अगर हम इसको छोड़ दें, सब सेक्शन 1 के अंदर जो कंपनी शो की गई है उसको छोड़ दें, तो हमारा जो बैंक है ना वो किसी भी कंपनी के जो शेयर्स है उनको अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकता है। हालांकि कुछ कंपनीज हैं जिनको सब सेक्शन 1 में शो किया गया है, उनके अलावा यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। उसके बाद है सेक्शन 19(3). ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी जिसके अंदर हमारा जो डायरेक्टर है बैंक का, वो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर मैनेजर है उस कंपनी का, तो उसके भी जो शेयर्स हैं वो बैंक अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकती है। उसके बाद सेक्शन 68। सेक्शन 68 बेसिकली बताती है कि कोई भी यहाँ पर कंपनी, जिसको मान लो हमारी जो बैंक है, मतलब हमारी जो कंपनी है, वो अपने शेयर्स को बायबैक करना चाहती है, यानी कि खरीदना चाहती है फिर से, जो उसने पब्लिक को इश्यू किए थे, तो उसके लिए यहाँ पर बैंक भी लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। जैसे अगर मान के चलो XYZ कंपनी है, उसने यहाँ पर पहले अपने शेयर्स इश्यू किए, अब वापस उन शेयर्स को वो खरीदना चाहती है, तो खरीदेगी तो पैसा देना पड़ेगा, पैसे के लिए वो बैंक के पास जाती है, तो बैंक उसके लिए लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये जो हमारी रिस्ट्रिक्शन थी वो थी स्टैच्यूटरी रिस्ट्रिक्शन, जो कि किसी पर्टिकुलर लॉ, यानी कि जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है और कंपनीज एक्ट है उसके अंदर जो है वो दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन। अब देखो जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज होती है, अगर हम बैंकों की बात करें तो आरबीआई है, वो यहाँ पर बैंकों को रेगुलेट करने के लिए कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है। जैसे कि पहली जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि जो डायरेक्टर्स है ना, उनके रिलेटिव्स को किसी भी तरह के लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे बिना हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल से। यानी कि अगर यहाँ पर बैंक कोई भी लोन या एडवांस प्रोवाइड करना चाहती है जिसकी जो अमाउंट है वो 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है और वो रिलेटिव है डायरेक्टर का, तो उसके लिए पहले उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा डायरेक्टर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, उस या मैनेजमेंट कमेटी से, उसके बाद ही वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले ये जो लिमिट थी वो 25 लाख थी, पर इसको इंक्रीज करके 5 करोड़ कर दिया गया है।
उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस फॉर ऑफिसर ऑफ बैंक। ठीक है, तो अगर मान के चलो हमारा सीनियर ऑफिसर है कोई बैंक का और उसको यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तो इसकी जो रिपोर्टिंग है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करनी जरूरी है। बताना पड़ेगा कि सीनियर ऑफिसर को कितना लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया है और कितनी अमाउंट में। ठीक है, उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन ऑन एडवांसेस अगेंस्ट सेंसिटिव कमोडिटी अंडर सिलेक्टिव कंट्रोल। तो यहाँ पर सिलेक्टिव कंट्रोल के अंदर ना कुछ सेंसिटिव कमोडिटीज होती है जिनके ऊपर लोन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग आरबीआई गाइडेंस देता है। तो जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसका जो सेक्शन 21 और 35A है, इस सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो आरबीआई है वो टाइम टाइम पर जो है डायरेक्टिव इशू करता रहता है सभी कमर्शियल बैंक को कि वहां वो कैसे यहाँ पर जो है सेंसिटिव कमोडिटीज के रिगार्डिंग लोन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और इन गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांट ऑफ लोन एंड एडवांसेस अगेंस्ट शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स एडवांसेस अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यूनिट्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बैंक यहाँ पर कोई भी लोन प्रोवाइड करने चाहती है शेयर्स के अगेंस्ट, डिबेंचर के अगेंस्ट, यानी कि मतलब उनको सिक्योरिटी में लेकर लोन प्रोवाइड करना चाहती है, तो सबसे पहले वहां पर जो आरबीआई का मास्टर सर्कुलर है जो कि जुलाई 2015 में इश्यू किया गया था जिसका नाम है एक्सपोजर नोट, उसकी जो प्रोविजंस है उसको फॉलो करना जरूरी है। यानी कि उसको फॉलो करके ही वो यहाँ पर लोन वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बल्कि बोला गया है कि इन रूल्स को फॉलो करो और फॉलो करने के बाद ही आप लोन एडवांसेस दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर मान के चलो कोई अदर बैंक है, यानी कि मान के चलो एक ए बैंक है, बी बैंक है, एक कस्टमर है एक्स, उसके पास ए बैंक की फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट है, यानी कि इसने इसके पास 5 लाख रुपए की एफडी कराई थी उसकी रिसिप्ट है, और बी बैंक से वो इस एफडी के अगेंस्ट लोन लेना चाहती है। तो देखो इसके अगेंस्ट कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, पर जो आरबीआई है वो यहाँ पर हमारे जो बैंक्स हैं उनको एडवाइस देता है कि आप इस तरह के जो लोन है वो प्रोवाइड मत करो, यानी कि किसी और बैंक के एफडी के अगेंस्ट एज सिक्योरिटी लेकर आप लोन जो है वो प्रोवाइड ना कर सको। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांसेस टू एजेंट्स इंटरमीडिएट्स बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। तो यहाँ पे बैंकों को क्लियरली बोला गया है, आरबीआई ने क्लियरली बोला है कि आपने यहाँ पर किसी भी तरह की अनएथिकल प्रैक्टिस परफॉर्म ना करें। अनएथिकल प्रैक्टिस का मतलब है कि आप यहाँ पर एजेंट्स के थ्रू, इंटरमीडियरीज के थ्रू रिसोर्सेस रेज करे हो ताकि आप यहाँ पर अपनी जो बॉर्वर्स की नीड्स है उसकी यहाँ पर फुलफिल कर सको। यानी कि आप एजेंट्स के थ्रू लोन ले रहे हो फिर उससे यहाँ पर लोन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। साथ के साथ आपके पास अगर एक्स्ट्रा डिपॉजिट पड़े तो वो आपको इंटरमीडियरी को भी प्रोवाइड नहीं करना है। सिंपल भाषा में कहूँ तो कोई भी ऐसा इंटरमीडियरी है जो कि यहाँ पर जेन्युइन बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए लोन नहीं ले रहा है बल्कि उससे प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसको यहाँ पर ना तो उसको लोन दिया जाएगा ना ही उससे डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा लोन अगेंस्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो जो बैंक है वो यहाँ पर सर्टिफिकेट डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, यानी कि उनको सिक्योरिटी लेकर लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। साथ के साथ वो यहाँ पर बाय बैक भी नहीं कर सकते खुद के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मेच्योरिटी से पहले, यानी कि मेच्योर होंगे तभी वो उसको बाय बैक कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो हमारे म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने जो बैंकों के सीडी बाय किए हुए हैं वहां पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फाइनेंस फॉर लोन्स एंड एडवांसेस अगेंस्ट इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो हमारी जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है उसके अगेंस्ट भी बैंक यहाँ पर किसी भी तरह का लोन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगेंस्ट नहीं, सॉरी, बिल्कुल मतलब अगर कोई पर्सन यहाँ पर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को खरीदना चाहता है, उसको सब्सक्राइब करना चाहता है और उसके लिए लोन लेना चाहता है, तो बैंक यहाँ पर लोन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहले मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो है कि अगर कोई पर्सन इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट को खरीदना चाहता है, सब्सक्राइब करना चाहता है और उसके लिए लोन लेना चाहता है, तो यहाँ पर बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पर हमारा एनआरई या फिर एफसीएनआर अकाउंट है, यानी कि फॉरनर्स के जो डिपॉजिट्स हैं, तो उसके लिए जो गाइडेंस है इशू करता है वो हमारा फेमा एक्ट इशू करता है। तो फेमा एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर एडवांस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है एनआरई और एफएसएनआर डिपॉजिट्स के अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद है एडवांस अगेंस्ट बुलियन एंड प्राइमरी गोल्ड। तो हमारा जो बैंक है वो यहाँ पर किसी भी बुलियन या फिर प्राइमरी गोल्ड के अगेंस्ट लोन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है, यानी कि इसको सिक्योरिटी में लेकर लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। हालांकि जो गोल्ड कॉइन्स है जो बैंकों के द्वारा सोल्ड किए जाते हैं उनको सिक्योरिटी लेकर लोन प्रोवाइड कर सकता है, पर इसकी भी एक लिमिट है कि पर डिपॉजिट जो इंडिविजुअल है वो 50 ग्राम सोना यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है लोन्स फॉर एक्विजिशन ऑफ केवाईसी। ठीक है, केवीपीसी, किसान विकास पत्र। तो बैंक शुड नॉट सैंक्शन लोन्स फॉर एक्विजिशन और इन्वेस्टिंग इन स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो बैंक है वो यहाँ पर किसी भी तरह की स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट जिसमें हमारे केवीपीसी भी आ सकते हैं
उनको एक्वायर करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा जो है लोन के फॉर्म में नहीं दे सकते हैं। उसके बाद है हमारे यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस टू माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो हमारा जो बैंक है उसको यहाँ पर सिंप्लीफाइड प्रोसीजर का यूज करना है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारी अगर हम फाइनेंसिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके लिए हमारा पूरा का पूरा एक मास्टर सर्कुलर है जिसको 1 जुलाई 2015 में इशू किया गया था, जो कि एप्लीकेबल होता है हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट। क्या है हमारे यहाँ पर प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रूडेंशियल लिमिट्स भी यहाँ पर लगाई गई हैं, जैसे कि हमारा जो बैंक है वो मैक्सिमम एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को मैक्सिमम कितना लोन यहाँ पर दे सकता है। तो पहली जो लिमिट है उसी के रिगार्डिंग है। तो एक बैंक जो है वो अपने टायर 1 कैपिटल का 50% जो है वो एक सिंगल बोरोवर को प्रोवाइड कर सकता है और 25% जो है ग्रुप बोरोवर को प्रोवाइड कर सकता है। इसको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर मान के चलो हमारी जो बैंक है उसके जो टायर वन कैपिटल है वो है हमारा 100 करोड़। क्या है यहाँ पर 100 करोड़। ठीक है, और एक सिंगल बॉर्गर, एक सिंगल इंडिविजुअल या फिर सिंगल कंपनी आती है हमारे बैंक के पास और कहते हैं कि मुझे यहाँ पर लोन दे दो, तो जो मैक्सिमम लोन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा इस सिंगल बॉर्गर को बैंक, वो है 15% ऑफ टायर 1 कैपिटल। ये जो टायर 1 कैपिटल उसका 15% यानी कि 15 करोड़ रुपीज ही वो इस सिंगल बॉर्गर को दे सकते हैं। अगर ग्रुप की बात की जाए, मान के चलो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, बहुत सारी ब्रांचेस है, वो साथ में आ रही है, तो उस केस में जो लिमिट है वो कितनी है 25%, यानी कि 25 करोड़ रुपीज मैक्सिमम यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की बात करें, डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बेसिकली क्या है, तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करिए। तो अब देखो उस इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए लोगों को फंड्स चाहिए, तो बैंक उन इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए फंड्स जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि हमारा जो बैंक है वो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उसके शेयर्स को एक्वायर करने के लिए जो है वो लोन प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि हालांकि ये जो लोन प्रोवाइड किया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंडर प्रोवाइड किया गया है। और अगर इस केस में जो रेगुलेटरी सीलिंग है जो 15 और फिर 25% है वो एक्सीड भी कर जाती है, तो आरबीआई यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है वो दे सकता है। अब जो बैंक है उसको यहाँ पर सिंगल और ग्रुप बॉर्रोवर लिमिट तो डिसाइड करनी ही है, साथ के साथ जो सेक्टर स्पेसिफिक है यानी कि पर्टिकुलर सेक्टर को कितना लोन दिया जाएगा वो भी यहाँ पर फिक्स करना जरूरी है। जैसे एग्जांपल दें, रियल इस्टेट है, तो एक बैंक रियल इस्टेट को मैक्सिमम कितना लोन देगा, इसकी भी एक लिमिट यहाँ पर इंटरनल लिमिट बैंक को डिसाइड करनी जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बिल परचेज और डिस्काउंटेड अंडर एलसी की बात करें कि हम लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर हमने कोई भी बिल जो है वो परचेज किया और डिस्काउंट किया है, तो उस केस में जो हमारा एक्सपोजर होगा वो एलसी इशूइंग बैंक पे होगा, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट जिसने इशू किया है उसके ऊपर सारी जो पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो एक तरीके से बैंक के ऊपर बर्डन है पे करने का। ठीक है, बॉर्वर के ऊपर नहीं होगा। अगर मान के जो नेगोशिएशन के अंदर अंडर रिजर्व है तो उस केस में जो एक्सपोजर होगा वो किसके ऊपर होगा, बॉर्वर के ऊपर होगा। अगर हम अनहेज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर की बात करें जो कॉर्पोरेट्स का है, तो वहां पर जो लिमिट है उसको हम बोर्ड, जो बैंक का बोर्ड, जो बैंक बोर्ड है उसकी जो पॉलिसी बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिमिट को जो है वो फिक्स करेंगे। यानी कि अनहेज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर कितना होगा उसकी लिमिट जो है बैंक बोर्ड ने एक पॉलिसी के अंदर डिसाइड की होगी, उसे हमें यहाँ पर फॉलो करना है। उसके बाद है लैंडिंग टू रियल एस्टेट। रियल एस्टेट को यहाँ पर कितनी लैंडिंग की जाएगी, तो इसके लिए देखो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रूडेंशियल नॉर्म्स को जो है वो फॉलो करना जरूरी है, जिसके अकॉर्डिंग हम टोटल अमाउंट यहाँ पर फिक्स करेंगे जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो लिमिट है उसको हम यहाँ पर बैंक बोर्ड से जो है वो अप्रूव कराएंगे और इस लिमिट के अंदर ही लोन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है लिमिट ऑफ बैंक्स एक्सपोजर टू कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के अंदर कितना यहाँ पर एक्सपोजर होना चाहिए, इसकी क्या लिमिट है। सबसे पहले देखो अगर हम एक्सपोजर की बात करें, टोटल एक्सपोजर की बात करें, तो हम क्या देखते हैं कंपनीज की जो पेड अप शेयर कैपिटल है या फिर बैंक की खुद की जो पेड अप शेयर कैपिटल जो रिजर्व है उसको हम कंसीडर करते हैं और उसमें से जो भी कम होता है उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल एक्सपोजर को डिटरमाइन करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है 30%। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान के चलो एक कंपनी है जहां पर जो है हमारी बैंक इन्वेस्ट करना चाहती है और उसकी जो हमारी कैपिटल है वो कितनी है 100 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल। उसका 30% कितना हुआ 30 करोड़। ठीक है, उसके बाद हमारी एक बैंक है, उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है और जो हमारे यहाँ पर रिजर्व हैं वो कितने हैं, वो है हमारे यहाँ पर 200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़। ठीक है, तो उसका यहाँ पर जो आएगा 30% वो कितना आ जाएगा, हमारा 60 करोड़ रुपीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर 60 करोड़ रुपीज आ जाएगा। अब देखो इनमें से लोअर क्या है, इसमें से लोअर है 30 करोड़। ठीक है,
तो मैक्सिमम जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करेगी बैंक वो कितनी करेगी यहाँ पर 30 करोड़, यानी कि जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल को देखो, खुद की अपनी पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को देखो, और उसमें से जो भी कम है वो यहाँ पर मैक्सिमम एक्सपोजर जो है होगा। और इसके लिए हमारा जो सेक्शन डील करता है वो बीआर एक्ट का सेक्शन 19 डील करता है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी लिमिट। क्या है रेगुलेटरी लिमिट? तो ये रेगुलेटरी लिमिट है सोलो बेसिस के ऊपर। तो जो एग्रीगेट एक्सपोजर है वो हमारा कितना होगा यहाँ पर 40%। क्या होगा? 40% ऑफ नेट वर्थ। तो बैंक के प्रीवियस ईयर में जो नेट वर्थ है उसका 40 ईयर जो है वो 40% जो है वो एग्रीगेट एक्सपोजर होगा बैंक का, जिसके अंदर हम यहाँ पर फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड दोनों को ही इंक्लूड करते हैं। उसके बाद अगर कंसोलिडेटेड बेस की बात करें यानी कि पूरी पूरी बैंकिंग ग्रुप की बात करें तो वहां पर भी जो लिमिट है वो बिल्कुल सेम है, बस जो नेटवर्थ है वो हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे ही यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आज का चैप्टर है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर ऑडिट एस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस का पार्ट 1 जो है वो कवर कर लिया है, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगले लेक्चर में हम पार्ट 2 कवर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए। और अगर आपको क्लियर हो गया है, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तब भी आप यहाँ पर चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।